नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों एमपीजी के हम लोग देख रहे थे, ये हिंदी माध्यम वाली श्रृंखला है और इसका 2 वीडियो लेक्चर पहले आ चुका है। इस सीरीज में 2 पार्ट पहले आपने उम्मीद है कि देख लिया होगा। ये तीसरा हिस्सा है और हम लोग मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। हमने पाषाण युग को देखा, ताम्रपाषाण काल को देखा और उसके बाद चले आए राजवंशों के इतिहास में, तो हमने पौराणिक कहानियों को आधार बनाया। अब यहाँ पर हम महाकाव्य को आधार बनाकर इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य तत्काल में यानी उस समय कैसा था। यहाँ 2 महाकाव्यों का जिक्र प्राप्त होता है, एक तो है रामायण और दूसरा है महाभारत। यानी एक त्रेता का ब्यौरा आपको देगा और दूसरा आपको द्वापर युग का ब्यौरा देगा। 4 युगों की बात की जाती है तो उसमें सतयुग, द्वापर, इसे अगर आप क्रम से देखें तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जो कि वर्तमान में चल रहा है। तो ये 4 युग हैं जिनका कि चक्र चलता रहता है। मतलब कलयुग से फिर सतयुग की स्थापना होगी, ऐसी मान्यता है। ये सनातन सभ्यता की मान्यता है। फिलहाल यहाँ पर अगर देखा जाए तो रामायण और महाभारत ये दोनों ही प्रतिष्ठित महाकाव्य हैं। अपने परिचय के कतई मोहताज नहीं है, आप जानते ही हैं। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। मतलब इतना बृहद महाकाव्य लिखने का साहस आज तक किसी और ने नहीं किया। यहाँ तक कि कहा जाता है कहानी है, जब यहाँ कहानियाँ ही आप सुन रहे हैं, पूरा इतिहास कहानी ही होता है और इसे अगर आप स्टोरी के माध्यम से जाने तो ज़्यादा बेहतर होगा। रट्टा मारने लगेंगे तो कुछ नहीं याद होगा। इसे कहानी की तरह लीजिए और एंजॉय करिए। फिलहाल देखिए तो महाभारत जो है, इसे लिखने का साहस भी कोई नहीं कर पा रहा था। महर्षि वेद व्यास ने पूरे वृतांत को शुरू से लेकर अंत तक देखा था। मतलब शुरुआत जहाँ से पूरी राजवंशावली की होती है वहाँ से लेकर पूरे वंश के विनाश तक का जो कथाक्रम है वो सब देखा था। और उसके बाद उन्हें एक लिखने वाला यानी एक जो राइटर होता है वो चाहिए था। और कोई इसके लिए तैयार नहीं होता है कि इतने समय तक इतना चुपचाप बैठ कर लिखेगा कौन इतनी मेहनत करेगा। तो अंत में ये भगवान शिव के पास जाते हैं महर्षि वेदव्यास और उनसे समाधान मांगते हैं कि प्रभु, मेरे दिमाग में जो कुछ भी है, जितना भी मैंने देखा है, उसे मैं लेखनी के रूप में यानी उसे उतारना चाहता हूँ एक ग्रंथ के रूप में। लेकिन इसे मैं खुद नहीं कर सकता क्योंकि मैं बोलूँगा तो लिखने में क्रम गड़बड़ हो सकता है। तो भगवान शिव ने गणेश जी को भेजा और गणेश जी से कहा कि जाओ, जैसा कि वेदव्यास बोलते जाएंगे वैसा लिखते जाना। और गणेश जी ने अद्भुत धैर्य का परिचय दिया। वो एक शब्द भी नहीं बोले, जैसे जैसे वेदव्यास ने कहा वैसे वैसे वो लिखते गए। तो माना जाता है कि महाभारत की जो मूल पांडुलिपि है वो गणेश जी के द्वारा लिखित है और महर्षि वेद व्यास ने उसको डिक्टेट किया था। तो ये चीज़ें हैं। अब ये सब कहानियाँ ही हैं। अब देखिए यहाँ पर कहा गया कि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों का या जो अलग अलग भूभाग हैं उनका ब्यौरा हमें दोनों ही जो महाकाव्य हैं उससे प्राप्त होता है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास है। और रामायण के रचयिता कौन है? तो ये महर्षि वाल्मीकि है। यहाँ तुलसीदास का नाम नहीं आएगा। तुलसीदास जी मध्यकालीन थे, वाल्मीकि उनसे कहीं पहले के थे। रामायण बहुत पहले ही लिखा जा चुका था, लेकिन ये क्लिष्ट संस्कृत भाषा है, इसे समझना उतना आसान नहीं है। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब भगवान राम का पूरा चरित्र लिखा यानी रामचरितमानस, तो वो अवधी भाषा में था। यानी उसकी भाषा इतनी सरल है कि 2 बार अगर आप पढ़ेंगे तो आप अवधी नहीं भी जानते हैं तो भी समझ जाएंगे। तो इस प्रकार की जनजीवन की जो भाषा है उसको उन्होंने इस्तेमाल किया और ये ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। तो वाल्मीकि रामायण की तुलना में रामचरितमानस को हम लोग ज़्यादा पढ़ते भी हैं और ज़्यादा जानते भी हैं। लेकिन ये ज़्यादा विस्तृत है और इसके अंदर ज़्यादा कहानियाँ हैं और अधिक प्रामाणिक। उसका भी जिक्र आगे चलेगा। फिलहाल इसे देखिए। तो वाल्मीकि रामायण का जो जिक्र है उसके हिसाब से ये कहा गया, मतलब इसके अनुसार ये कहा गया कि भगवान राम ने अपने वनवास का जो अधिकतर समय था, 14 वर्ष का इन्हें वनवास हुआ था, तो उसका जो अधिकांश वर्ष का काल था उससे दंडकारण्य यानी जो बस्तर वाला क्षेत्र है, बस्तर दुर्ग वाला एरिया जो कि अभी छत्तीसगढ़ में चला गया है, तो वहां पर बिताया था। ये पूरा इलाका अब छत्तीसगढ़ राज्य में चला गया है। तो ये तो सन 2000 के बाद होता है। दंडकारण्य और महाकांतार, कांतार शब्द जो है ये जंगल का ही पर्यायवाची होता है। घने जंगल को कांतार कहा जाता है। और महाकांतार है तो इसका मतलब है कि उसका दायरा बहुत विस्तृत है और वो दुर्गम है, उसके अंदर मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकता। तो इस प्रकार के जो घने जंगल का पूरा क्षेत्र था, वहां पे एक स्थान था जिसे कहा जाता था पंचवटी। पंचवटी का मतलब है कि पंचवटों से मिलकर बनी हुई। वट का मतलब है बरगद, और बरगद मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष भी है, ये भी आप जानते हैं। तो वट वृक्ष की वहाँ पे पूरी एक श्रृंखला थी। 5 बरगद के पेड़ थे जो कि आपस में ऐसे गुथे हुए थे। उसमें मूल एक पेड़ था, उसके सब लड़के बच्चे थे, मतलब उसी के सक्सेसर थे। तो यहाँ बरगद की विशेषता होती है वो अमर्त्य वृक्ष होता है। आपने वीडियो का पहला पार्ट देखा होगा तो उसमें आप जानते होंगे ये अमर होता है, कभी मरता नहीं है। कारण ये है कि इसकी जो जटाएं होती हैं वो जमीन को स्पर्श करते ही एक नए वृक्ष का निर्माण कर लेती हैं। तो इसकी वंशावली जो है वो बढ़ती रहती है। पता ही नहीं चलता कि मूल वृक्ष कौन सा है और उसके जो संतति है वो कौन सी। तो इस प्रकार के 5 बरगदों का एक झुंड था और इसी के पास कुटिया बनाकर भगवान राम जो है, पर्णकुटी, वहीं पर निवास कर रहे थे और यहीं से माता सीता का अपहरण होता है। हालांकि अब यहाँ अगर देखा जाए तो वाल्मीकि आश्रम की बात हो रही है। मतलब माता सीता का अपहरण होता है, उसके बाद रावण के साथ युद्ध होता है, लंका पर चढ़ाई बंदरों के सहयोग से, मतलब वानर सेना वहाँ पे हमला बोलती है, लंका को ये लोग विजित कर लेते हैं, विभीषण को राजा बना देते हैं। उसके बाद अयोध्या वापसी होती है, सब कुछ एकदम मीठा मीठा बढ़िया चल रहा होता है।
और अयोध्या लौट कर आते हैं, यहाँ भी खुशी का वातावरण छा जाता है, चारों ओर एकदम मंगल कामनाएं होने लगती हैं। उसके बाद फिर भगवान राम का राज्याभिषेक होता है, राम राज्य की स्थापना होती है। लेकिन तब जाकर उसमें खटाई पड़ जाती है जब एक धोबी जो है यहाँ पे लांछन लगा देता है, और उसके बाद माता सीता को निर्वासित कर दिया जाता है लोकोपवाद के कारण। और माता सीता को जब निर्वासित किया जाता है तो कहा जाता है कि वाल्मीकि ऋषि उन्हें आश्रय प्रदान करते हैं, जो कि इस ग्रंथ के रचनाकार हैं। उन्होंने सब कुछ अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था, एक एक चीज, और उसे आंखों देखे हाल को इन्होंने ब्यौरा के तौर पे लिखा था। जैसे महाभारत के जितने भी घटनाक्रम थे उनको वेद व्यास ने देख रखा था, वैसे ही रामायण के जितने घटनाक्रम थे उनको वाल्मीकि ने आंखों देखा था। दिव्य दृष्टि उनके पास थी, ईश्वरीय वरदान था। तो वाल्मीकि आश्रम में यहाँ माता सीता जो है ये अपना पूरा निर्वासन का समय बिताती हैं, और वो गर्भवती रहती हैं, और वहाँ पे उन्हें जुड़वा संतानें पैदा होती हैं। लव कुश का नाम आप जानते ही हैं। तो निर्वासन के समय का जो व्यतीत करने का ब्यौरा है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ कहा गया कि वह टोंस यानी जो तमसा नदी का तट था वहाँ पर स्थित था। महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम था वो तमसा के तट पर स्थित था। हालांकि उत्तर प्रदेश में आप चले जाएंगे तो यहाँ भी सीतामढ़ी नाम का एक स्थान आपको दिखाई देता है। कहा जाता है कि माता सीता यहीं पर वाल्मीकि आश्रम में रहा करती थी। ये भदोही जिले में पड़ता है और सीतामढ़ी के नाम से पूरा फेमस है। अच्छा खासा यहाँ पे एक पुंज ट्रस्ट है जो कि मंदिर का निर्माण करवा चुका है, दर्शनीय स्थल है। तो कहाँ पर एग्जैक्टली है ये कुछ ब्यौरा नहीं प्राप्त होता है, लेकिन रामायण को अगर आधार बनाए तो ये जो टोंस यानी तमसा का तट था यहाँ पर ये स्थित था। और सीतामढ़ी और सीता समाहित जो स्थल है इसके तौर पे कई स्थान आपको दिखाई देते हैं, मतलब यूपी में ही नहीं बिहार में भी देखे गए हैं। टोंस यानी तमसा जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? वहीं से होता है जहाँ से नर्मदा निकलती है, अमरकंटक। भगवान राम के पुत्र कुश ने जब भगवान राम अपना पूरा शासन पूरा कर लेते हैं, मतलब इनका फिर से भगवान विष्णु में विलीन होने का समय आ जाता है, यानी अवतार लिए रहते हैं भगवान विष्णु, तो इनका फिर से क्षीर सागर में लौटने का टाइम आ जाता है। तो ये अपने पुत्रों में और अपने भाई के पुत्रों में राज्य का विभाजन कर देते हैं। ये सब आपने रामानंद सागर का जो रामायण था उसमें देखा भी होगा। ठीक है, तो इनके जो पुत्र हैं कुश, इन्हें दक्षिणी कौशल का राज्य प्राप्त होता है। यहाँ पर कौन से पुत्र को क्या मिलता है वो दिया हुआ है। मतलब अगर दक्षिणी कौशल को आप देखिए तो इसमें कुशावती और छत्तीसगढ़ राज्य ये पूरा आता है। इनके जो भ्राता थे शत्रुघ्न, उनके पुत्र थे शंभुघाती, और इन्हें विदिशा का शासन प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये जो राज्य एरिया है ये किस राजा के अधीन हो जाते हैं वो दिया हुआ है। और इस समय सतपुड़ा और विंध्याचल में निषाद जो जाति थी उसका राज्य था। निषाद जो थे ये अपने मतलब आदिवासियों के सम्राट हुआ करते थे। और रामायण कालीन जो त्रेता युग था उसकी समाप्ति के बाद महाभारत कालीन जो द्वापर युग है वो आरंभ होता है, और उसकी सबसे महत्वपूर्ण घटना महाभारत का युद्ध थी, विनाशकारी युद्ध। ऐसा युद्ध जो है आजकल जो हम लोग वर्ल्ड वार देखते हैं, विश्व युद्ध पहला और दूसरा, उसी को देखकर हाय हाय करते हैं, और ये युद्ध उससे भी ज्यादा विध्वंसक था। बस गनीमत ये थी कि उस समय परमाणु बम जैसा कोई औजार नहीं था। हालांकि ब्रह्मास्त्र की विद्या होती थी जो कि परमाणु बम की तरह ही घातक होती थी, लेकिन उसकी जानकारी सबको नहीं होती थी। तो ये महाभारत का युद्ध बहुत विध्वंसकारी होता है। मतलब पूरी जो धरती होती है वो वीर विहीन हो जाती है, जितने वीर योद्धा हैं वो इसमें मारे जाते हैं। तो इस युद्ध में मध्य प्रदेश के अनेक राज्यों ने भाग लिया था। वैसे तो लड़ाई दो ही के बीच में थी, कौरव और पांडव, लेकिन इसमें बलि के बकरे बनने वाले राजाओं की कोई कमी नहीं थी। पूरे भारतवर्ष से जितने भी राजा थे, जितने भी सक्षम समर्थ राजा थे, वो या तो कौरवों की तरफ थे या फिर पांडवों की तरफ थे। तो दोनों आपस में संघर्ष करते हैं और यहाँ मारे जाते हैं। ये स्थितियां पैदा होती हैं। अब वही चीज आगे दी हुई है, तो इसमें आप देख लीजिए कि अनेक राज्यों ने भाग लिया था, और वर्तमान में बुंदेलखंड और बघेलखंड के दोनों क्षेत्र में अवस्थित राज्यों ने पांडवों की ओर से भाग लिया था, जैसे वत्स, काशी, चेदी, कारुष, दशार्ण और मत्स्य। कौरवों की ओर से लड़ने वाले जो राज्य थे उसमें माहिष्मति था, अवंती, भोज, अथंग, इसके अलावा निर्दर्भ, निशंग, वृष्टि, इस प्रकार के जो राज्य हैं उस समय के तत्कालीन नाम थे। तो ये राज्य क्षेत्र ये कौरवों की ओर से थे। महाकाव्य महाभारत जो है इसमें माहिष्मति, उज्जैनी, कुंतलपुर, विराटपुर को एमपी के मुख्य नगरों की मान्यता दी गई। अब यहाँ पर आपको माहिष्मति और कुंतल देश का नाम दिखाई दे रहा होगा तो बाहुबली याद आ रहे होंगे, क्योंकि बाहुबली 2 मूवी जो है उसमें कुंतल देश का भी ब्यौरा प्राप्त होता है। और बाहुबली 1 जो है उसमें आपको पूरा मैपिंग दिखाई जाती है। शुरुआत में जब फिल्म शुरू होती है तो उसमें नक्शा दिखाया जाता है। तो वो जो कहानी गढ़ी गई है वो काल्पनिक है, लेकिन उसमें महाभारत और रामायण की जो कहानियां हैं उसको आधार बनाया गया है। ठीक है, कोई वास्तविक कहानी नहीं है, लेकिन उसमें पुराणों को और जो कहानियां हैं उनको आधार बना के लिखा गया है। फिलहाल इसे देखिए। तो विराटपुर को एमपी के मुख्य नगरों की मान्यता दी गई थी। उस समय के ये मान्यता प्राप्त नगर थे। इन नगरों को ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ एक महत्वपूर्ण टेबल बनी हुई है, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, कौन सा स्थान, वहां से कौन सी सामग्री प्राप्त हुई और उसे खोजने वाले व्यक्ति कौन थे। तो देखिए, महादेव पिपरहिया, ये जो नर्मदा घाटी का क्षेत्र है, यहाँ से 860 प्रकार के औजार प्राप्त हुए। मतलब ये संख्या कम नहीं होती, 860 प्रकार के औजार, यानी औजारों की अच्छी खासी पैदावार यहाँ से होती थी। और इसको खोजने वाले व्यक्ति यानी इतिहासकार कौन थे? ये सुपेकर थे। हथनौरा को आप देख लीजिए, ये भी नर्मदा घाटी वाला ही क्षेत्र है। यहाँ से मानव खोपड़ियां प्राप्त हुई हैं। एचडी सांकलिया, मैक ब्राउन और अरुण सोनकिया, इन्होंने इसका उत्खनन करवाया था। अब ऐसा नहीं है कि तीनों जने ने मिलकर एक ही समय में उत्खनन का काम किया था। जैसे एक स्थान पर जब खुदाई का काम होता है तो एक समय में एक इतिहासकार ने वहां से कुछ प्राप्त किया,
उसके बाद समय बीता तो और जो इतिहासकार हैं या पुरातत्वविद हैं उनकी जिज्ञासा होती है कि उस स्थान पर खनन किया जाए ताकि कुछ और जानकारी वहाँ से प्राप्त हो सके। तो ऐसे ही करके इतिहास की जो परतें हैं वो उधड़ती जाती। इसके बाद मंदसौर यानी चंबल घाटी वाले एरिया को देख लीजिएगा। तो चंबल घाटी वाला जो एरिया है वहाँ से ब्लेड्स प्राप्त हुए हैं। ब्लेड का मतलब दाढ़ी छीलने वाला ब्लेड नहीं, ये तलवारों की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद इसके जो खोजी व्यक्ति हैं वो कौन से हैं? ये प्रोफेसर वाकड़कर है। नाम अच्छा है तो इनका नाम याद रखिएगा। उसके बाद भीमबेटका को देख लीजिए। तो यहाँ से तलवारें भी प्राप्त हुई हैं, औजार भी मिले हैं और गुफा आवास तो मिला ही है। रॉक शेल्टर ये सबसे ज़्यादा फेमस है और उसकी दीवारों पर जो चित्र बने हैं वो महत्वपूर्ण है। उसमें आखेट का चित्रण प्राप्त होता है ज़्यादातर, मतलब पशुओं का शिकार करके मनुष्य अपना पेट भरता था। बीबी मिश्रा इसके खोजी व्यक्ति थे। आदमगढ़ शैलाश्रय को आप देख लीजिए, होशंगाबाद वाला 25,000 लघु पाषाण उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं और बी जोशी जो है ये इसके उत्खननकर्ता थे। इस प्रकार से हमने खोजकर्ताओं को, स्थलों को और वहाँ से प्राप्त सामग्रियों को देखा जो कि इस सारणी में बांधी गई। इसके बाद अब नर्मदा घाटी का जब सर्वेक्षण किया जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दृष्टि से मूल्यवान क्षेत्र था, तो इसका सर्वे किया जाता है और इस खोज में महत्वपूर्ण पुरातत्वविद जो HD सांकलिया थे, इसके अलावा RB जोशी हैं, BB लाल हैं, मैकब्राउन टेरा हैं, पीटरसन खत्री, इन सब का नाम जुड़ता है क्योंकि इन सब के प्रयास यहाँ पर जुड़े रहते हैं। नर्मदा घाटी क्षेत्र का सर्वे किया जाता है। अब आगे की कहानी देखते हैं। तो यहाँ पर सोन घाटी जो सर्वेक्षण है उसको देख लीजिएगा। सोन घाटी सर्वेक्षण में निसार अहमद का नाम इस क्षेत्र में लिया जाता है। रीवा सतना क्षेत्र का उत्खनन किया जाता है तो इसमें GR शर्मा का नाम जुड़ता है। चंबल क्षेत्र और ताम्रयुगीन स्थलों की खोज का श्रेय जो है ये वाकड़कर को दिया जाता है। तो ये सब आपने पीछे सारणी में देख ही रखा है। यहाँ वही चीज़ थोड़ी सी थियोरेटिकल तरीके से दी गई। यहाँ तक हमने जो महाकाव्य काल था उसे देखा और महाकाव्य काल के बाद ये थोड़ी सी छिटपुट जानकारियाँ थी जिसमें किस क्षेत्र का उत्खनन या खोज किसने की थी वो नाम दिया था। अब इसके बाद हम देखते हैं महाजनपद काल को, ठीक है। महाजनपद काल का मतलब यह है कि जो 16 महाजनपदों का पूरा एक क्षेत्र था, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, जैन और बौद्ध ग्रंथ जो है उनसे हमें इनकी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो 16 महाजनपद, उनका पूरा इलाका, मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र कहाँ पर पड़ता था। उसके अलावा महाजनपद की भी छोटी इकाई के रूप में जनपद हुआ करते थे। तो उन जनपदों का विस्तार कहाँ कहाँ तक था और कौन कौन से इलाके थे, इसे हम लोग देखेंगे। तो देखिए, महाजनपद काल में वैदिक काल का जो अंतिम दौर था उसे कहा जाता है। इसे मतलब महाजनपद काल के तौर पे किसे संबोधित किया जाता है? वैदिक काल का जो अंतिम समय चल रहा था उसे यहाँ पे माना जाता है। आज से लगभग हजारों साल पहले भारतवर्ष महाजनपदों के रूप में अलग अलग सत्ताओं के अधीन था। मतलब बहुत से राजा महाराजा होते थे, सम्राट होते थे और वो इस महाजनपद को अपने कब्जे में रखते थे। 600 ईसा पूर्व की अगर बात की जाए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व आप कहते हैं, तो उस समय भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था और 16 महाजनपदों के अलावा भी छोटे मोटे अनेकों राज्य थे। ऐसा नहीं था कि ये 16 ही पूरा क्षेत्र था जो कि भारतवर्ष कहा जाता था। इसके अलावा जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जो कि राक्षसों और निशाचरों के अधीन होते थे। मतलब ये जातियाँ होती थी, उन्हें राक्षस कहा जाता था। कुछ जो थे वो आदिवासी बहुल होते थे और कुछ ऐसे क्षेत्र होते थे जो राज्य से छोटी इकाई यानी जनपद होते थे। अब देखिए, यहाँ पर 2 महाजनपद यानी चेदी और अवंती, 2 महाजनपद कौन कौन से? चेदी और अवंती, ये मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा थे। यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा। चेदी का वर्तमान स्वरूप अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड और अवंती का जो वर्तमान स्वरूप है वो उज्जैन के रूप में दिखाई देता है। अब देख लेते हैं इन्हें कौन कौन से महाजनपद है और इनका पूरा इतिहास क्या है। जो मध्य प्रदेश राज्य के हैं उन्हीं को देखेंगे। यहाँ पर 16 महाजनपदों को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, न उनसे प्रश्न इतने ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो चेदी महाजनपद को देखिएगा। इस महाजनपद की राजधानी शुक्तिमती या सोथिवती थी। इसका शुद्ध नाम था शक्तिमती, जो कि पौराणिक नाम है, और इसका नाम बिगड़ते बिगड़ते सोथिमती और शुक्तिमती पड़ गया। इसकी एक शाखा बाद में कलिंग में भी विकसित होती है। खारवेल वहाँ का प्रतापी शासक था, वो चेदी वंशी ही था, लेकिन वो एक विंग के तौर पे वहाँ डेवलप होती है। जैसे मराठों की जो विंग है वो मध्य प्रदेश में आकर होलकर और जो सिंधिया हैं उनके तौर पे दिखाई देने लगती है। अब इसके बाद यहाँ पर चेदी वंशी शिशुपाल का ब्यौरा प्राप्त होता है। इसकी कहानी हमें महाभारत से प्राप्त होती है। इसके अलावा पुराणों में भी ब्यौरा मिलता है। तो महाभारत और भागवत महापुराण, इससे हमें शिशुपाल की जानकारी प्राप्त होती है, जो कि चेदी वंशी एक शक्तिशाली शासक था और इसके अंदर बहुत सारी अलौकिक शक्तियाँ थीं और उन्हीं लक्षणों के साथ ये पैदा होता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो भगवान कृष्ण से इसकी बहुत ही कट्टर शत्रुता थी। मतलब भगवान कृष्ण इससे कोई बैर नहीं रखते थे, लेकिन ये उनसे रखता था। ये उनकी बुआ का लड़का था और उसके बाद भगवान कृष्ण ने यहाँ पर अपनी बुआ को ये वचन दिया था कि ये इसके 100 अपराधों को क्षमा करेंगे। 100, ये चाहे जितनी गलतियाँ करे 100 गिनकर ये माफ़ कर देंगे। उसके बाद अगर कोई भूल होती है या अपराध होता है तो इसे दंड मिलेगा और अंत में इसका जो अपराध है वो अपनी सीमा पार करता है, वही दिया हुआ है। यहाँ देख लीजिए, जन्मजात उनसे द्वेष रखता था, परंतु श्री कृष्ण ने उसके 100 अपराधों को क्षमा करने का अपनी बुआ को वचन दिया था। अंततः युधिष्ठिर का जो राजसूय यज्ञ था, जब इंद्रप्रस्थ की स्थापना होती है और अपने सम्राट के रूप में, राज्याभिषेक के रूप में यहाँ राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जाता है, तो वहाँ पर पूरा जो ब्राह्मणों के सत्कार का और यजमानी का काम है वो भगवान कृष्ण को सौंप दिया जाता है। पांडव भगवान कृष्ण के भक्त रहते हैं और ये बात शिशुपाल को बर्दाश्त नहीं होती है। वो कहता है कि ये 1-2 कौड़ी का ग्वाला है
और ये गायों का गोबर साफ करता है और इसे तुम यहाँ पे पूजा के काम में लगा दियो, इतना पुण्य का काम दे दियो, और न जाने क्या क्या बोलना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर इसके अपराधों की जो सीमा है वो 100 को पार कर जाती है। और जैसे ही पार करती है वैसे ही क्या होता है आप जानते हैं, सुदर्शन चक्र चलता है और उसके बाद धड़ अलग हो जाता है, सिर अलग हो जाता है। और इस समय के साथ मतलब शिशुपाल की मृत्यु के बाद ये राज्य जो है ये कमजोर पड़ने लगता है और बाद में धीरे धीरे करके मगध इस पर हावी होने लगता है। मगध जो है ये सबको निगलना स्टार्ट कर देता है और इस साम्राज्य मतलब इस पूरे क्षेत्र को अपने साम्राज्य में विलय कर लेता है। इसके बाद अब अवंती को देख लेते हैं। तो अवंती जो है ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में एक सशक्त साम्राज्य के तौर पर दिखाई देता है। ठीक है, एक सशक्त साम्राज्य था और अवंती को बौद्ध ग्रंथावलियों में अच्युत मालिका या अच्युत गामिनी भी कहा है, मतलब ये इसी का नाम है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अवंती के 2 हिस्से थे, एक तो उत्तरी अवंती था और दूसरी दक्षिणी अवंती था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी, जिसे कि महेश्वर भी कहा जाता था। और दोनों के बीच से बहने वाली मतलब दोनों को 2 हिस्से में बांटने वाली जो यहाँ पे नदी है वो बेतवा नदी है, इसे वेत्रवती कहा जाता था। यहाँ से वेत्रवनों का पूरा विस्तार था, बेत के जंगल पाए जाते थे और यही कारण था इस नदी को वेत्रवती पुकारने का। इसके बाद बौद्ध ग्रंथों में जो अवंती क्षेत्र है उसमें 2 प्रसिद्ध नगरों का उल्लेख प्राप्त होता है, एक तो कुरधर है और दूसरा सुदर्शनपुर है, इसे आप देख पा रहे हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चले आइए तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो अवंती क्षेत्र था वो बौद्धों का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था और अवंती नरेश चंड प्रद्योत जो कि गौतम बुद्ध का समकालीन था, चंड प्रद्योत के समय में बिंबिसार मगध का राजा था। मतलब अवंती पर किसका शासन था? चंड प्रद्योत का शासन था और उस समय मगध का राजा था बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश का यहाँ पे राजा माना जाता है। अब इसके बाद देख लीजिए, बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक, जो कि काफी कुशल डॉक्टर हुआ करते थे और चंड प्रद्योत को पीलिया हो गया था, तो यहाँ पर बिंबिसार के द्वारा अपने राजवैद्य को इनके पास भेजा गया ताकि इनका समुचित उपचार हो सके। और पांडु रोग जिसे कि पीलिया या जॉन्डिस कहा जाता है, तो इसका उपचार ये सफलतापूर्वक कर लेते हैं। और उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर मगध और अवंती के बीच में घनिष्ठता बढ़ती है, चूंकि बिंबिसार के द्वारा राजा का सहयोग किया जाता है, चंड प्रद्योत को स्वस्थ किया जाता है, मतलब इन्हीं के वैद्य इन्हें स्वस्थ करते हैं। तो इसके चलते दोनों ही राज्य जो है ये आपस में घनिष्ठ हो जाते हैं, यानी मित्र बन जाते हैं। प्रद्योत जो था ये हाथियों का प्रेमी था, हाथियों से इसे गहरा लगाव था और उन्हें पालने और प्रशिक्षण देने में भी निपुण था। ऐसा नहीं कि सिर्फ सवारी करने का प्रेमी था, उन्हें पालने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए और प्रशिक्षण देने में भी ये माहिर था। बौद्ध ग्रंथों की कथा के हिसाब से मगध की सत्ता में परिवर्तन तब आता है जब अपने पिता की हत्या करने के बाद अजातशत्रु जो है ये मगध के सिंहासन पर कब्जा कर लेता है। मतलब अजातशत्रु का जो समय था, देखिए हर्यक डायनेस्टी जो है इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अपने बाप को मारकर गद्दी प्राप्त करने का रिवाज सा निकल पड़ता है। मतलब आप देखिएगा कि बिंबिसार को अजातशत्रु मार देता है, अजातशत्रु को उसका बेटा उदयन मार देता है, इस प्रकार से ये क्रम चलता है। तो अजातशत्रु ने अपने पिता का वध करके मगध का सिंहासन प्राप्त किया और इससे उसकी जो माता थी महाकोशला, वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती हैं और दुखी होकर वो भोजन पानी छोड़ देती हैं, ऐसा कहा जाता है, और उसी सदमे में उनकी मृत्यु हो जाती है। अजातशत्रु ने विस्तारवादी नीतियों को अपनाया था और परिणाम ये होता है कि कौशल और अवंती जैसे जो राज्य हैं उसकी चिंता उन्हें हमेशा लगी रहती थी। मतलब अजातशत्रु को ऐसा लगता था कि ये जो कौशल और अवंती राज्य हैं ये इसके ऊपर हमला बोलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, और चंड प्रद्योत के आक्रमण से बचने के लिए उसे दुर्गों का निर्माण भी कराना पड़ा। मतलब जब चिंता में था तो इसे सुरक्षा के उपाय करने पड़ेंगे, और पाटलिपुत्र दुर्ग के नाम से यही इलाका जाना गया। मतलब ये पूरा कैंटोनमेंट एरिया हुआ करता था, छावनी हुआ करता था, और बाद में यही पाटलिपुत्र बन जाता है। मगध में शिशुनाग के दौर में, मतलब आप जानते हैं कि हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, इस प्रकार से जो मगध के राजवंश हैं उनका क्रम आगे बढ़ता है। तो शिशुनाग के दौर में अवंती को आक्रांत करके मगध में अंततः विलय कर लिया गया। मतलब अवंती पर पूरा हमला करके ये जो शिशुनाग डायनेस्टी का दौर है इसमें मगध में इसका विलय कर लिया जाता है। और तत्काल में जो अवंती का राजा था वो नंदिवर्धन था। यहाँ तक हमने देखा। अब इसके बाद नीचे एक तालिका बनी है, उसे आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कुछ प्राचीन नगरों की वर्तमान स्थिति दी है, यानी पहले और अब। तो देख लीजिए, देखिए विराटपुरी है, अभी इसको सोहागपुर कहा जाता है। माहिष्मती जो है इसको महेश्वर कहा जाता है। इंद्रपुट जो है इसको इंदौर कहा जाता है। कुंतलपुर को कीणिमा कहा जाता है। उज्जैनी का जो नाम है ये उज्जैन पड़ चुका है। भोजताल को भोपाल कहा जाता है। भोजताल और भोपाल यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए धारा नगरी, इसे अभी धार कहा जाता है वर्तमान में। भरहुत जो है इसको रीवा कहा जाता है और अचहरा जो है इसको सतना कहा जाता है। तो इनका जो पुराना नाम है उसको भी जानते रहिए, इससे प्रश्न बन सकते हैं। त्योधर यानी जो रीवा वाला क्षेत्र है ये बौद्धकालीन स्तूप के खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ से उस समय जो बौद्धकालीन समय था उस समय के स्तूप के खंडहर प्राप्त हुए हैं। साबुत कोई चीज नहीं मिली है, टूटा फूटा मिला है। बड़वानी की अगर बात कीजिएगा तो मगध का जो क्षेत्र था उसमें नंदवंशी राजा थे महापद्मनंद। इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत चेदी को मगध में मिला लिया था। चेदी का विलय किसमें कर लिया था? मगध महाजनपद में कर लिया था। और बड़वानी से नंदवंशी मुद्राएं भी प्राप्त हुई, ये हमने देखा। तो इतनी चीजें हैं। और आप जानते हैं कि नंदवंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो महापद्मनंद था। इसे एक राट, सर्वछत्रांतक और न जाने कौन कौन सी उपाधियां, दूसरा परशुराम, ये सब दी गई थी। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए आगे की जो चीजें हैं उसमें मौर्य युग की बात कर लेते हैं।
तो मौर्य युग में अवंती और चेदी मगध चेदी जो थे, यानी दो क्षेत्रों की बात हो रही है, अवंती और चेदी, ये दोनों मगध साम्राज्य के अंग बन चुके थे। मतलब इनको मगध में विलय कर लिया गया था और सम्राट बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को अवंती का गवर्नर नियुक्त किया था। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का जो पूरा यहाँ योगदान रहता है, उसके बदौलत मौर्य साम्राज्य की नींव रखी जाती है। चंद्रगुप्त पहले राजा बनता है और उसके बाद उसका बेटा सिंहसेन यानी बिंदुसार जो है ये सम्राट बनता है। और बिंदुसार के समय में उसके पुत्र इतने योग्य थे कि उसको ऐशो आराम के अलावा कोई और काम नहीं सूझता था। तो उसने क्या किया था, अपने योग्य पुत्र अशोक को अवंती का राज्यपाल नियुक्त किया था। अशोक बहुत ही योग्य बेटा था, लेकिन महत्वाकांक्षी था और ये महत्वाकांक्षा बिंदुसार को बर्दाश्त नहीं होती थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यही यहाँ पे कारण होता है कि अशोक को अपने उत्तराधिकार के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है और बहुत जगह तो ऐसा ब्यौरा प्राप्त होता है कि अपने 99 भाइयों को मारकर तब इसने सिंहासन का सफर जो है उसको पूरा किया और अंत में इसका राज्याभिषेक संभव हो पाया। हालांकि ये कितना सही है इसमें संदेह है। इसके बाद देखिए यहाँ मौर्य युग में जो अवंती और चेदी साम्राज्य थे, इनका तो हमने देख लिया और अवंती का गवर्नर अशोक बन गया। अशोक ने शक वंशीय महादेवी से विवाह किया था। ये शकों के डायनेस्टी की थी और ये वैश्य पुत्री थी। मतलब अगर जाति यहाँ देखी जाए तो ये वैश्य जाति की थी। महेंद्र और संघमित्रा, जिन्हें कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भेजा जाता है, ये उन्हीं के पुत्र थे, मतलब उन्हीं की संतानें थे। अशोक की कई पत्नियां थी, आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे जो शकवंशी महादेवी थी, वैश्य वंशीय थी, इन्हीं के पुत्र और पुत्री थे महेंद्र और संघमित्रा, जो कि यहाँ पर उल्लिखित है। वैश्य टेकरी नाम से एक स्तूप संभवतः अशोक ने उज्जैन में जो बनवाया है, ये महादेवी के लिए ही बनवाया है। वैश्य टेकरी इसका नाम था, तो ये असल में एक स्तूप था, अशोक के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद अशोक के लघु शिलालेखों को अगर देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश में रूपनाथ जबलपुर वाला इलाका अगर देखें आप, अशोक का नाम वाला जो गुर्जरा वाला इलाका है, मतलब यहाँ पे लघु शिलालेखों की बात हो रही है। तो कौन सा शिलालेख कहाँ से मिला है वो ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो अशोक के नाम वाला जो गुर्जरा है वो दतिया से प्राप्त हुआ है। सारो मारो ये सीहोर से प्राप्त हुआ है। पान गुराड़िया जो है ये सीहोर का है। जो सांची वाला है ये रायसेन से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार की चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। जो गुर्जरा लेख है, ये वाला जो शिलालेख है, इसमें अशोक के नाम के साथ देवानाम प्रियदस्सी जैसे जो शब्द हैं वो दिखाई देते हैं। तो कहाँ पर अशोक को देवानाम प्रिय संबोधित किया गया है, कहाँ पर अशोक जो मूल नाम है उससे पुकारा गया है, या किस शासक का मूल नाम किस अभिलेख में या शिलालेख में उत्कीर्णित है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मौर्य युग में जो स्तूप है उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए सांची का स्तूप, उसके बाद तुमैन का स्तूप है, उज्जैन का बौद्ध महास्तूप है, इसके अलावा कसावद है, देवकुठार है। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सांची के स्तूप को, इसे अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सांची के बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था और मूलतः यह ईंटों से बना हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ है, जो ईंटें होती हैं उनसे बना हुआ है। 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने सांची के स्तूप की खोज की थी। इसकी खोज कब होती है, 1818 में होती है और जनरल टेलर के द्वारा की जाती है। तुमैन का जो स्तूप है इसको देखिएगा, तो गुना जिले में तुमैन विदिशा और मथुरा को जोड़ने वाला मुख्य व्यावसायिक मार्ग था, मतलब उस पर स्थित था। ये एक नगर के रूप में था और यहाँ से 3 मौर्यकालीन जो बौद्ध स्तूप हैं उनके अवशेष प्राप्त हुए, यानी साबुत स्तूप नहीं मिला है, उसके ध्वंसावशेष यहाँ से मिले। उज्जैन का बौद्ध महास्तूप, इसको देख लेते हैं। तो सम्राट अशोक द्वारा अपनी पत्नी कुमार देवी के लिए, यहाँ पर वो कुमार देवी जो लिच्छवी दौहित्र वाला आप देखते हैं वो सब नहीं है, यहाँ दूसरी चीज़ है। तो कुमार देवी जो है इनके लिए उज्जैन में एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया गया और इसे वैश्य टेकरी कहा जाता है। असल में ये कुमार देवी नहीं है, ये महादेवी है। पीछे आपने इनके बारे में देखा है, ये वैश्य वंशीय थी और महेंद्र और संघमित्रा ये इन्हीं के पुत्र और पुत्रियां थे, मतलब संतानें थे। तो यहाँ पर कुमार देवी को आप करेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो कुमार देवी से आप फिर उसे लिच्छवी राजवंश से जोड़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए अवशेष जो है ये वैश्य टेकरी के रूप में प्राप्त होता है। ये भी अवशेष के रूप में ही बचा हुआ है। महास्तूप था यानी बहुत बड़े आकार का था, लेकिन अभी इसके खंडहर ही शेष है। इसके बाद कसरावद स्तूप को आप देखिएगा तो जिला जो है ये खरगोन है और इलाके का नाम कसरावद है। यहाँ पर एक इर्तिबड़ी नाम का टीला है जिसके कि उत्खनन से 11 मौर्यकालीन स्तूप प्राप्त हुए हैं। इनकी तादाद कितनी है, टोटल 11। देवकुठार को देखिए तो इसे देउर कोठार भी कहा जाता है। देवकुठार इसका शुद्ध संबोधन है, रीवा जिले में ये पड़ता है। यहाँ पर मौर्यकालीन जो बौद्ध स्तूप है वो प्राप्त हुए। इतना देखने के बाद आगे चलते हैं। आगे आप देख रहे हैं कि इसमें सांची का उल्लेख आता है, तो सांची को आप देख लीजिए। ये काकनाद, यहाँ पे आप इसका नाम देख रहे हैं, ये काकनाद बोट है। ठीक है, 1818 में सबसे पहले जनरल टेलर ने यहाँ पर जो स्मारक है उनकी खोज की थी। पीछे आपने देखा कि सांची के स्तूप की खोज किसने की थी, तो 1818 की ये तारीख है और जनरल टेलर के द्वारा इस स्मारक की खोज की जाती है। 1818 में जनरल टेलर ने स्तूप संख्या 1 को भरवाने के साथ, यहाँ पर इन पूरी घटनाओं को ध्यान से देखिएगा, तो जनरल टेलर जो है इन्होंने क्या किया, जो स्तूप संख्या 1 है इसको भरवाने के साथ साथ उसके दक्षिणी पश्चिमी जो तोरण द्वार हैं उन पर स्तूप के 3 गिरे हुए तोरणों को ठीक भी करवाया था। मतलब यहाँ पे टेलर और कोल दोनों का योगदान आता है, तो दोनों को बहुत ध्यान से देखिएगा। एक तो टेलर है जो कि खोज करता है और ये दो व्यक्ति थे जिसमें कि कोल का नाम आप देख रहे हैं। तो इन दोनों ने क्या किया, यहाँ रिपेयरिंग का भी काम करवाया। इसके बाद आप देखिए 3 स्तूप यहाँ पे मौजूद है। ये जो दक्षिण पश्चिमी तोरण द्वार है, तोरण का मतलब होता है प्रवेश द्वार,
इसके बाद आप देखिए महास्तूप जो है, यहाँ पे एक विशाल और दो लघु स्तूप है, तो जो बड़ा वाला है उसको महास्तूप कहा गया है। महास्तूप में भगवान बुद्ध के दंत अवशेष हैं, मतलब उनके दांतों के कुछ अंश जो है यहाँ पे मौजूद हैं। और दूसरे में अशोककालीन साक्ष्य तथा तृतीय जो है यानी तीसरा वाला, उसमें बौद्ध शिष्य सारिपुत्र और महामोदगलायन इनके दंत अवशेष प्राप्त हुए हैं। स्तूपों में प्रायः इस प्रकार की जो चीजें हैं उन्हीं को रखा जाता था, मतलब किसी महापुरुष के अवशेषों का उसमें समावेश किया जाता था। इसके बाद आप देख लीजिए इस स्तूप का जो निर्माण है, मतलब ये पूरा जो महास्तूप है इसका निर्माण कब होता है, तो अशोककालीन ईंटों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है और चारों ओर एक लकड़ी का घेरा था। लकड़ी स्थायी चीज नहीं होती है तो इतने समय तक ये बनी नहीं रह सकती है, तो ऐसा कहा जाता है कि ये पहले था, लेकिन अभी नहीं। अशोक ने संघ भेद रोकने की आज्ञा जिस अभिलेख में दी है वो यहीं से प्राप्त हुआ है, और सांची के स्तूप के पास ही अशोक का एक शिलालेख भी प्राप्त होता है। इतना आपने सांची वाला जो क्षेत्र है उसके बारे में देखा। इसके बाद पन गुड़ारिया को देख लीजिए, इसे साफ कर लेते हैं और फिर से देख लेते हैं। तो देखिए पन गुड़ारिया ये सीहोर वाला इलाका है और ये मौर्यकालीन प्रदक्षिणा पथ तथा स्तूप के तौर पे जाना जाता है, मतलब यहाँ से ये चीजें प्राप्त हुई हैं। प्रदक्षिणा पथ का मतलब ये होता है कि एक गोल दायरा होता है और उसके चारों ओर ऐसे आप परिक्रमा करते हैं। प्रदक्षिणा या परिक्रमा वही बात है, जैसे देवालय में आप जाते हैं तो वहाँ भगवान के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, तो वैसे ही यहाँ जो बौद्ध धर्म है उसमें भी परिक्रमा की परंपरा है। तो यहाँ से प्राप्त हुआ है पन गुड़ारिया से। उसके बाद बेसनगर में चलते हैं, यानी विदिशा वाले इलाके की बात हो रही है। तो विदिशा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे प्राचीन जैन तथा ब्राह्मण ग्रंथों में विदिशा को बेसनगर के नाम से संबोधित किया गया है। कहाँ कहाँ से संबोधन मिलता है, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों से प्राप्त होता है। बेसनगर के नाम से जो इसका संबोधन है यहीं से प्राप्त होता है। और 1913-14 का जो टाइम पीरियड था, यानी अंग्रेजों का समय था, उस समय D.R. भंडारकर ने यहाँ पर उत्खनन का काम करवाया था। और बेसनगर से हेलियोडोरस का स्तंभ भी प्राप्त हुआ है जो कि वैष्णव धर्म से जुड़ा हुआ है, और यहाँ से मौर्यकालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं तथा यह गुप्त शासकों के समय का भी माना जाता है। तो इसमें कई सारी जो वंशावलियां हैं वो आपको एक साथ देखने के लिए मिलती हैं। ये तो बात हो गई बेसनगर विदिशा वाले अभिलेख की, और उसके अलावा आपने पनगुड़ारिया और सांची को भी देखा। अब चलते हैं मौर्यों के समय से आगे, यानी मौर्योत्तर काल को देख लेते हैं। तो मौर्योत्तर काल में जब आप प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर मौर्य वंश का पतन हो जाता है। आप देखते हैं कि सम्राट अशोक की जो नीतियां थी उसी के चलते धीरे धीरे करके मौर्य साम्राज्य का विघटन वहीं से शुरू हो जाता है और इनका कोष खाली होने लगता है और राज्य में फूट पड़ने लगती है। जो उत्तराधिकारी होते हैं वो धर्म चर्चा में ज़्यादा रुचि लेते हैं और अयोग्य सिद्ध हो जाते हैं। यही कारण होता है कि बाहरी शत्रु ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं, और ऐसे में मौर्य सेना का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, वो अंतिम राजा जो मौर्य था उसकी हत्या करके यहाँ शुंग वंश की नींव डालता है। यहाँ वही चीज़ आप देख रहे हैं। अंतिम राजा कौन था, ये बृहद्रथ था। तो ये पूरी सूचना यहाँ पर दी हुई है, इसे देख लेते हैं। मौर्य वंश के समय में अनेक नगर विकसित होते हैं। इसमें एरण है, त्रिपुरी है, माहिष्मती है, भागिल, विदिशा, अवंती, उज्जैनी जैसा जो क्षेत्र है, पद्मावती, ये सब नगर है। और पंचमार्क क्वाइंस भी इस समय के प्राप्त हुए हैं, और इन सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि में लेख जो है वो उत्कीर्णित है। अब यहाँ से शुरू होता है शुंग वंश। 187 से लेकर 75 ईसा पूर्व। शुंग जो थे ये मूलतः उज्जैन के थे। इसकी नींव रखने वाला व्यक्ति कौन था, पुष्यमित्र शुंग था, जो कि ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। मौर्यों के बाद शुंग वंश ने मगध पर राज्य किया था। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके इस साम्राज्य की नींव डाली गई। पुष्यमित्र शुंग का बेटा था अग्निमित्र, जो कि विदिशा का राज्यपाल था। अग्निमित्र का नाम देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा। यहाँ पर हम जिक्र करेंगे मालविका अग्निमित्र का, तो उसे आप देखिए। मालविका और अग्निमित्र के प्रेम संबंध यानी जो लव स्टोरी थी उसको आधार बनाकर कालिदास ने अपनी रचना की है, और रचना का नाम है मालविका अग्निमित्र, जो कि उनका लिखा हुआ संस्कृत का पहला नाटक है। ठीक है, ये इनकी पहली रचना है। उसके बाद आगे चलते हैं तो ये जो नाट्य ग्रंथ है, मतलब नाटिका है इसमें, तो ये जो नाट्य ग्रंथ है इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अग्निमित्र ने विदर्भ के राजा यज्ञसेन को हरा दिया था, अर्थात ये अपने पिता के समान ही शूरवीर था। और यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने इसी के समय में भारत में आगमन किया, और विदिशा यानी बेसनगर का जो प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ है, जिसे कि खान बाबा भी कहा जाता है, तो ये ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण करवाया। गरुड़ ध्वज या गरुड़ स्तंभ जो है ये एक विजय का प्रतीक माना जाता था। उस समय इस प्रकार के स्तंभों की स्थापना विजय के चिन्ह के तौर पर की जाती थी। शुंगों द्वारा ही सतना का जो जिला है वहाँ पे विशाल स्तूप का निर्माण करवाया गया। और उसके अलावा एक चीज़ और है कि हेलियोडोरस जो है ये गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है और स्वयं को परम भागवत घोषित करता है, यानी भागवत धर्म का, अर्थात भगवान कृष्ण का जो धर्म था उसका ये खुद को अनुयायी बना लेता है। अग्निमित्र के समय में ही सांची के स्तूप के चारों ओर परिक्रमा स्थल का निर्माण करवाया गया, और शुंगों के द्वारा ही जो सतना जिला है वहाँ पे स्तूप का निर्माण करवाया गया। तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं। मतलब ऐसा है कि इसमें जो शुंग वंश था ये ब्राह्मण वंशीय तो कहा जाता है, मतलब ब्राह्मण धर्म का अनुयायी कहा जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रति भी ये उदार रवैया अपनाते थे, और उसी का प्रमाण आप यहाँ देख रहे हैं, स्तूपों का निर्माण करवाना या स्तूपों की रिपेयरिंग करवाना। इसके अवशेष में से कुछ हिस्से तथा तोरण भारतीय संग्रहालय कोलकाता और प्रयाग संग्रहालय में सुरक्षित हैं। मतलब वहाँ पे पूरी चीज़ें नष्ट हो चुकी थी, तो जो कुछ बचा हुआ था उसे ले जाके म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। तो यहाँ दो म्यूजियमों के नाम आप देख रहे हैं, एक तो कोलकाता का संग्रहालय है और दूसरा प्रयाग संग्रहालय है। 1875 की अगर बात की जाए तो उस समय अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसे खोजा गया था, और तब इसका केवल 10 फुट लंबा और 6 फुट चौड़ा जो हिस्सा है वही बचा था। ये विशाल स्तूप की बात हो रही है जो कि सतना जिले में पाया जाता था।
इसके बाद अब नोट नीचे दिया है, तो नोट का मतलब है कि कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी। इंपॉर्टेंट बात को देख लेते हैं। मानव की उत्पत्ति का पहला साक्ष्य हथनौरा सीहोर वाला जो क्षेत्र है नर्मदा घाटी का, वहां से प्राप्त हुआ है और इसके जो खोजकर्ता थे वो अरुण सेन थे। इसकी जो डेट है उसे देख लीजिएगा 1982। होशंगाबाद से 20 किलोमीटर की दूरी पर शोध और खोज कार्य करते हैं, मतलब इसमें ये चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ये क्रम है। उसके बाद देख लीजिए इसकी कालावधि जो है वो 5 लाख से 2.5 लाख साल पहले की है, मतलब ये इसका पूरा समय है। प्राचीन जनपद और वर्तमान नाम यहाँ दिए हुए हैं। तो अवंती ये प्राचीन नाम था, उस समय ये जनपद हुआ करता था। इसमें कुछ महाजनपद हैं और कुछ जो है वो सामान्य जनपद है फिलहाल। तो अवंती का वर्तमान नाम क्या हो गया? उज्जैन हो गया। वत्स वाला जो क्षेत्र था ये ग्वालियर में चला गया। चेदी वाला जो क्षेत्र है ये खजुराहो वाला एरिया हो गया है। अनूप को अगर देखा जाए तो ये निमाड़ खंडवा का इलाका है। दशारण जो था इसको विदिशा के तौर पर हम लोग जानते हैं। तुंडीकेर वाला जो स्थान है इसको हम लोग दमोह कहते हैं। दमोह का जो पुरातन नाम है वो तुंडीकेर है। और नलपुर जो है इसको नरवर या शिवपुर के नाम से जानते हैं। ये सब आपने देखा जो पीछे टेस्ट सीरीज अभी लॉन्च की गई है जिसमें कि 10 टेस्ट आपने देखे हैं, तो उस वीडियो में भी आपने नलपुर और जो तुंडीकेर है इसके बारे में देखा होगा। तो ये पूरा जो यहाँ टेबल है इसे आप देख सकते हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, प्राचीन नाम पूछा जा सकता है, या प्राचीन नाम देके वर्तमान नाम पूछा जा सकता है। इस प्रकार की स्थितियाँ आ सकती हैं, या लिस्ट मैच करने के लिए भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ से सातवाहन वंश का आरंभ होता है। ठीक है, सातवाहन वंश यानी 50 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक की ये टोटल बात है। अब यहाँ अगर देखा जाए तो दक्षिण भारतीय भृत्य कुलीन, भृत्य का मतलब समझ रहे हैं, ये सेवक होते थे, दास होते थे, जो कि टहल बजाने का काम करते थे। मतलब इन्हें जो आदेश होते थे वो मिलते रहते थे और आदेश के हिसाब से ये काम करते थे, सेवा करना इनका काम होता था। तो भृत्य कुलीन जो सातवाहन थे उन्होंने कण्वों का अंत कर दिया। मतलब शुंग डायनेस्टी की नींव रखी जाती है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, और इनका भी पतन होता है। तो उनके स्थान पर एक और ब्राह्मण वंश स्थापित होता है जो कि कण्व वंश रहता है, और कण्व वंश बहुत समय तक टिकता नहीं है। और इनका पतन करने वाले थे भृत्य कुलीन सातवाहन, लेकिन इनकी ज़्यादा रुचि दक्षिण में ही थी। मतलब जो महाराष्ट्र और आसपास का दक्कन वाला एरिया है वहीं तक ये बने रहे। सातवाहन वंशीय जो सातकर्णी था ये पूर्वी मालवा विजय का उल्लेख, मतलब इसकी जो पूर्वी मालवा क्षेत्र पर विजय है उसका उल्लेख सांची में उत्कीर्ण एक लेख से प्राप्त होता है। और यहाँ से प्राप्त सिक्कों पर सिरिसात यानी सातकर्णी का जो लेख है उत्कीर्ण है या नाम का जिक्र प्राप्त होता है, उसे आप देख रहे हैं। सबसे महान सातवाहन राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी था, इसे आप जानते ही हैं। और इसके सिक्के अधिक मात्रा में उज्जैन और आसपास के जो इलाके हैं वहां से प्राप्त हुए हैं, इसे आपने यहाँ पर देखा। और उसी समय शकों और सातवाहनों के बीच में संघर्ष भी होता है। जब दो महत्वाकांक्षी शक्तियां आपस में टकराती हैं तो यहाँ निर्णायक युद्ध होता है। और गौतमीपुत्र सातकर्णी जो था उसने शकों को बुरी तरह से पराजित किया था। शक राजा नहपान को हराकर उसके सिक्कों पर अपना नाम अंकित करवाया था। ये बहुत बड़ी बात होती है, सिक्कों पर अपना नाम राजा अंकित करवाते थे। ये उनकी लग्जरी का या उनके जो प्रेस्टीज होता था उसका प्रतीक होता था। लेकिन यहाँ पर दूसरे के सिक्के पर अपना नाम उत्कीर्ण करवा लेना ये सच में बहुत बड़ी दादागिरी है। इसके बाद देखिए सातकर्णी के पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने मध्य भारत के एक बड़े भाग को अधीन रखा, लेकिन उज्जैन के शक छत्रप रुद्रदामन से इसे मुंह की खानी पड़ी। रुद्रदामन एक बेजोड़ शासक था। और अंतिम में जो युद्ध होता है उसका समापन एक वैवाहिक संबंध के साथ होता है और पुलुमावी को उसका राज्य वापस मिल जाता है। पहले के समय में जब युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकलता था तो या तो संधि हो जाती थी और नहीं तो फिर वैवाहिक संबंध स्थापित करके उसे अपने साथ मित्र बना लिया जाता था। संबंधी आपस में नहीं लड़ते हैं इसलिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते थे। इसके बाद अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर आप हिंद यवन जो उत्कर्ष है उसे देखने वाले हैं। तो देखिए दूसरी शताब्दी, जो दूसरी यहाँ पे शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो रही है, उस बीच में भारत पर कुछ यूनानी नरेशों का आक्रमण होता है। ये दूसरी पहली का बीच का दौर था, इसलिए यहाँ पर दोनों शब्द दिया है, कायदे से नहीं दिया है। उसके बाद देखिए जिसके फलस्वरूप उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश, सिंध, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश का कुछ भाग विदेशियों के अधिकार में चला गया। विदेशियों का हमला होता था, वो इसी ताक में लगे रहते थे कि भारत अंदर से कमजोर पड़े तो हम बाहर से हल्ला बोलकर उसे लूट लें या उसके ऊपर कब्जा कर लें। ये प्रयास हमेशा चलता रहा है और अभी भी चल रहा है। इसके बाद देखिए विदेशियों के अधिकार में चला गया। जहां तक मध्य प्रदेश के किसी क्षेत्र पर हिंद यूनानियों के अधिकार का प्रश्न है, अभी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि हिंद यूनानियों का जो साम्राज्य था वो यहाँ तक फैला हुआ था, मतलब मध्य प्रदेश एरिया तक फैला था। बालाघाट से अवश्य ही मिनेंडर तथा, मतलब यहाँ पे बालाघाट वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा अपवाद है। क्यों अपवाद है? क्योंकि मिनेंडर का नाम आप मिलिंद के नाम से सुनते होंगे। तो इनके अलावा कुछ जो और हिंद यवन शासक है उनके सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए। तो सिक्के मिलने का मतलब है कि यहाँ पर राजा का कुछ न कुछ आधिपत्य रहा होगा। और इसी प्रकार से जो कुछ स्थान है वहां से विभिन्न हिंदू यूनानी जो नरेश हैं उनके सिक्के प्राप्त करके उनका संग्रह किया गया था। ये आडवाणी जी के द्वारा किया गया था। लेकिन इसका अपर्याप्त जो प्रमाण है उसके आधार पर मध्य प्रदेश के किसी क्षेत्र पर हिंद यूनानी जो नरेश है उनका अधिकार मान लेना ये कठिन है। यहाँ पे मान होगा, ठीक है, न होगा। अब यहाँ पर शक छत्रप काल जो है उसको देख लीजिए। तो शक छत्रप काल जो है इसमें अगर देखा जाए तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारत में यूनानी राज्य का अंत हो जाता है। ये कब होता है? पहली शताब्दी ईसा पूर्व में होता है।
और इसके स्थान पर शक नाम का एक अन्य जो विदेशी जाति है, शकों के बारे में आपने पीछे देखा है, तो वो विदेशी जाति थी, उसने अपना आधिपत्य जमा लिया और शक नरेशों ने भारत के एक विस्तृत प्रदेश पर सीधे अथवा अपने क्षत्रपों अर्थात जो इनके अधीन शासक होते थे, इनके सामंत होते थे, उनके माध्यम से ईसा की 3री शताब्दी तक, मतलब जो तीसरी शताब्दी है, ईस्वी की बात हो रही है, वहां तक राज्य किया। 3री शताब्दी ईस्वी तक ये शासन करते हैं। और शकों के प्रारंभिक नरेशों में अगर आप नाम देखना चाहें तो मोअस का नाम आता है, आजस फर्स्ट है, इसके अलावा इजिलिसेस है, आजेस सेकेंड है, इस प्रकार के नाम उल्लिखित हैं। ये सब विदेशी नाम है। इसके बाद आप मोअस या ओजेस के प्रथम के जो मतलब मोअस और ओजेस प्रथम के जो कुछ सिक्के हैं उन्हें देख लीजिएगा, तो इन्हें संग्रहालय में एकत्र किया गया है। पीछे आपने एकत्रण के बारे में देखा था। उसके बाद पश्चिम भारत में क्षत्रपों के 2 वंश थे। पश्चिमी भारत को अगर देखा जाए तो यहाँ 2 वंश पाए जाते हैं। एक तो छहरात वंश था, इसमें आप देख लीजिए, और दूसरा था भूमक। तो यहाँ इन्हें एक क्रम से देखिएगा। छहरात वंश के नाम से पहला वंश प्रसिद्ध था और इसके 2 प्रमुख क्षत्रप थे, इनका नाम भूमक और नहपान था। भूमक का इतिहास जो है ये एकमात्र मुद्राओं से ज्ञात होता है और इसकी मुद्राएं अगर देखी जाए एरिया के हिसाब से देखी जाए तो गुजरात, काठियावाड़, मालवा प्रदेशों से प्राप्त हुई हैं। इनसे यह प्रकट होता है कि इन क्षेत्रों पर इसका अधिकार था, इन पर इसका कब्जा था। शिवपुरी के मुनिराज संग्रह में इसके कुछ तांबे के सिक्के जो हैं वो ये मुनिराज संग्रहालय है, यहाँ पर तांबे के सिक्के जो हैं वो संग्रहित हैं। यहाँ तक हमने देखा ये छहरात वंश के बारे में है। इसके बाद छहरात वंश का जो सबसे प्रतापी शासक क्षत्रप था वो नहपान था। जैन साहित्य में इसका उल्लेख नरवाहन या नववाहन के रूप में किया गया है। अब इसके बाद यहाँ एक किताब का जिक्र आता है जो कि है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक का नाम अज्ञात है, मतलब वो एक नाविक था इतना तो तय है, लेकिन वो असल में नाम से क्या था ये नहीं मालूम। ठीक है, तो इसके लेखक ने उसका वर्णन नैम्बेनेस के रूप में किया है। यहाँ पर इरिथ्रियन सी की बात होती है, तो इरिथ्रियन सी का मतलब है हिंद महासागर का पूरा दायरा। ठीक है, इसमें उसने समुद्री यात्राएं की थी और यात्राओं में जो कुछ उसने देखा था वो सब अपनी किताब में दर्ज किया। इसके बाद देख लीजिए नहपान के दामाद थे उषावदात। इनके अभिलेखों में आए हुए स्थानों से, नामों से पता चलता है कि नहपान का राज्य शुपारक यानी उत्तर कोंकण वाला जो इलाका है वहां से प्रभास यानी जो काठियावाड़ वाला क्षेत्र है वहां तक देखा जाता है। उसके अलावा मंदसौर, उज्जैन और अजमेर तक ये फैला हुआ था, तो काफी ज्यादा विस्तृत क्षेत्र था, इसे आपने देखा। और पेरिप्लस के जो लेखक थे उनके हिसाब से अगर यहाँ आप देखिए तो नहपान की राजधानी मिन्नगार थी और यह एरियाक में थी। मिन्नगार इसे आप देख रहे हैं और उसके बाद मिन्नगार जो है ये कुछ विद्वान इसे मंदसौर मानते हैं, मतलब इसका जो वर्तमान नाम है उसे मंदसौर मानते हैं, और कुछ विद्वान जो है ये इसे अपरांतिका समझते हैं, मतलब जो क्षेत्र है उसे अन्य अन्य नामों से संबोधित करते हैं। इसके बाद मुख्य बात यह है कि यहाँ से मतलब ये जो एरियाक था इसका समीकरण आर्यावर्त से जुड़ा हुआ था, ऐसा लोगों का मानना है। और जोगल थम्बी से प्राप्त जो नहपान की पुनर्मुद्रांकित सिक्के हैं, मतलब फिर से अंकित किए गए या फिर से उनको ढाला गया है, तो इस प्रकार के जो सिक्के हैं उनसे ये जानकारी प्राप्त होती है कि सातवाहन राजा था गौतमीपुत्र सातकर्णी, उसने नहपान को पराजित किया था। ये आपने पीछे भी देखा है। और नहपान के जो चांदी के सिक्के थे उसका पुनर्मुद्रण इसी ने करवाया था। यहाँ आपने देखा ना कि पुनर्मुद्रांकित ये होते हैं, तो कैसे होते हैं, इनका पुनर्मुद्रण करवाया जाता है गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा। और शिवपुरी में ये प्राप्त हुए हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं। नहपान के पराजित होने पर मालवा वाला जो क्षेत्र था उसमें कुछ समय तक सातवाहनों का प्रभुत्व स्थापित हुआ, और ऐसे अगर देखा जाए तो नहपान जो था इस वंश का अंतिम क्षत्रप था। ये पूरी सूचना है। इसके बाद इसी क्रम में आगे चलते हैं तो देखिए उज्जैन का जो महू है, मतलब यहाँ पे उज्जैन से लेकर महू तक की बात हो रही है। उज्जैन से महू दास तथा सोम नाम के शासकों के सिक्के प्राप्त हुए। महू, दास तथा सोम नाम के जो शासक हैं उनके सिक्के प्राप्त हुए हैं, और कुछ विद्वान इन्हें मालवा के भूमक वंश के जो शक क्षत्रप हैं उनका पूर्वज मानते हैं। तो पहले एक राजा होता था और उसकी जो बहुत सारी ब्रांचेज हैं, मतलब उसकी शाखाएं हैं वो विभक्त हो जाती थी, तो अलग अलग शाखाएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लेती थी। और इस प्रकार से छहरात का एक तांबे का सिक्का जो है वो शिवपुरी के मुनिराज संग्रहालय में संरक्षित है। यहाँ पे संग्रह दिया है, ये संग्रहालय होगा। और इसके संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं, मतलब ये जो सूचनाएं हैं ये कुछ ज़्यादा विस्तृत नहीं है, ऐसा इसलिए इसमें कहा गया है। इसे हमने देखा। उसके बाद पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों के दूसरे वंश यानी जो कार्दमक का नाम आता है उसे आप देखते हैं। एक तो आपने छहरात को देखा जिसकी की इतनी सारी शाखाएं आपने देख रखी हैं। उसके अलावा कार्दमक जो था ये दूसरा वंश था, और इस वंश का संस्थापक यशोमतिक का पुत्र चष्टन था। यशोमतिक का जो बेटा था चष्टन, वो इसका संस्थापक था। टालमी के हिसाब से चष्टन की राजधानी उज्जैनी थी, और जो अभिलेख है उनसे यह प्रकट होता है कि कच्छ तथा समीपवर्ती जो भूखंड थे उस पर इसका शासन था। और इसकी मुद्राएं जूनागढ़ और गुजरात में प्राप्त हुई हैं। इससे यह स्पष्ट है कि इस प्रदेश ये जो पूरा प्रदेश था ये उसके अधीन था, और मध्य प्रदेश में उसके सिक्के उज्जैन और शिवपुरी से प्राप्त हुए हैं। ये कुछ सूचनाएं हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। चष्टन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र जयदामन स्वतंत्र रूप से शासन नहीं कर पाया, मतलब वो सक्षम नहीं था तो नहीं कर पाया। उसके राज्य क्षेत्र में पूर्व और अपरांतक, इसके अलावा यहाँ आप देखिए अवंती, पूर्वी और पश्चिमी जो मालवा वाला क्षेत्र था, इसके अलावा अनूप निभृत यानी मानधाता प्रदेश, आनर्त यानी द्वारिका का जो चतुर्दिक प्रदेश था वो
द्वारका मतलब गुजरात की बात हो रही है। इसके अलावा सौराष्ट्र यानी जूनागढ़ का जो चतुर्दिक प्रदेश था, चतुर्दिक का मतलब है चारों ओर का, पूरा जो चौहद्दी है वो सब इसमें शामिल था। स्वभ्र आप देख रहे हैं जो कि साबरमती नदी के तटवर्ती इलाकों को कहा जाता था। मरु क्षेत्र यानी मारवाड़ था। कच्छ यानी सिंधु सौबेर और सिंधु नदी का जो पूरा डेल्टाई इलाका था। कुकुर क्षेत्र जो है ये पारियात्र पर्वत और जो सिंधु नदी है उसके बीच का इलाका होता था। उपरांत को अगर आप देखें तो ये यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, ये उत्तरी कोंकण था। निषाद जो था ये सरस्वती और पश्चिमी बिंद का क्षेत्र था। इस प्रकार के कुछ और अन्य जो प्रदेश क्षेत्र हैं वो यहाँ पर उल्लेखनीय है। ये सब आपने देखा, तो ये पूरा राज्य क्षेत्र था और यहाँ चष्टन के उत्तराधिकारियों का उल्लेख प्राप्त होता है। और अपने दादा की तरह रुद्रदामन ने भी अपनी राजधानी उज्जैनी में ही रखी और यहीं से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो ये राजवंशों का इतिहास है, इसे आप यहीं पर देख लीजिए और उसके बाद आगे चलिए। रुद्रदामन के बाद यहाँ अगर उसके आगे की कहानी हम देखें, रुद्रदामन के बाद उज्जैनी में ही उसके वंशों की या जो वंशज थे उनकी राजधानी रहती है। मतलब ये जो क्षेत्र है अपना बदलते नहीं है और उनका इतिहास तथा आपसी जो संबंध है उन्हें समझने के लिए उज्जैनी के जो क्षत्रप वंश हैं उनको उनकी पूरी वंशावली के वृक्ष को समझना आवश्यक है। वंश वृक्ष का मतलब ये होता है कि उसकी एक जड़ होती है, फिर तना निकलता है, उससे बहुत सारी शाखाएं पैदा होती हैं। तो ये जो ब्रांचेज हैं ये आपको तभी समझ में आएंगी जब ये पूरा जो वंश वृक्ष है ये समझ में आएगा। अब यहाँ इसके उत्तराधिकारियों के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए इसमें कहा गया कि रुद्रदामन के अनेक उत्तराधिकारियों के जो सिक्के हैं वो मध्य प्रदेश के भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। महाक्षत्रप रुद्र सिंह प्रथम के चांदी के सिक्के शिवपुरी से प्राप्त हुए हैं और रुद्र सिंह प्रथम के जो सिक्के हैं वो शिवपुरी, सांची और सिवनी से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा दामद श्री द्वितीय इसके जो सिक्के हैं ये आवर के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं और दामसेन के सिक्के जो हैं वो शिवपुरा में संग्रहित किए जाते हैं। मतलब वहाँ पे संग्रह किए गए हैं, संग्रहालयों में यही सब चीज़ें रखी जाती हैं। वीर दामन के जो सिक्के हैं वो बेसनगर के उत्खनन में मिले हैं और विजय सेन के जो सिक्के हैं वो गोंदर मऊ से प्राप्त हुए हैं। छत्रप सिक्कों की निधि का जो पूरा इलाका है वो यहाँ से प्राप्त हुआ है और रुद्रसेन द्वितीय के जो सिक्के हैं वो केवलारी, इसके अलावा गोंदर मऊ, बेसनगर और सांची से प्राप्त हुए हैं। विश्व सिंह के जो सिक्के हैं वो सांची से प्राप्त हुए हैं। भरती दामन के बारे में अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसके जो सिक्के हैं वो केवलारी, गोंदर मऊ, सांची और जो विश्व सेन के सिक्के हैं वो गोंदर मऊ तथा सांची से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद छिंदवाड़ा जिले में चले आइए तो छिंदवाड़ा जिले में सोनपुर नामक स्थान जो है वहाँ से पश्चिमी भारत के क्षत्रप शासकों की 670 सिक्कों की पूरी एक निधि प्राप्त हुई और इस निधि में महाकौशल के क्षेत्र पर भी पश्चिम भारत के शक क्षत्रपों का जो प्रभाव है वो दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। इसे हम लोग यहाँ पर जानते हैं। इसके बाद कार्दमक वंश को देख लेते हैं। तो कार्दमक वंश के इन क्षत्रपों के अतिरिक्त यहाँ इनके अलावा जो है परवर्ती शक क्षत्रपों के भी कुछ सिक्के प्राप्त होते हैं। परवर्ती का मतलब है कि इनके बाद वाले, ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए। और अभिलेख मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों से भी प्राप्त हुए हैं जिससे कि इस प्रकार की सूचना मिलती है। रुद्रसेन तृतीय के सिक्के आवर, उत्खनन, गोंदर मऊ तथा सांची से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार के जो सिक्के हैं इसमें रुद्रसिंह द्वितीय और तृतीय ये सांची और गोंदर मऊ से मिले हैं। तो इन इलाकों को आप याद रखिएगा। जगहों के नाम पूछे जाते हैं कि किस शासक के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए। पिछोर वाला जो इलाका है वहाँ से श्री दामन के सिक्के मिले। अभिलेखों में पश्चिमी भारत के जो क्षत्रप लोग हैं उनसे संबंधित जो अभिलेख हैं वो उज्जैन से प्राप्त हुए हैं तथा विदिशा एरठ क्षेत्र में राज्य करते हुए एक नए शक वंश के जो राजा हैं या शासक हैं इनका नाम श्रीधर वर्मन है। इनका उल्लेख जो है ये प्राप्त हुआ है और इनका जो उल्लेख और अभिलेख है ये एरठ से प्राप्त हुआ है। जगह का नाम ध्यान दीजिएगा। ये शासक हैं श्रीधर वर्मन और इनका जो अभिलेख है वो एरठ से प्राप्त हुआ है, जबकि जो दूसरा वाला अभिलेख है वो सांची के पास एक काना खेरा नाम का जगह है वहाँ से मिला है। इसके अतिरिक्त आभीर ईश्वर दत्त का एक सिक्का ये बेसनगर से प्राप्त हुआ है और यहाँ ये उल्लेखनीय बात हो जाती है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पश्चिम भारत के जो क्षत्रप थे उनके मालवा क्षेत्र पर शासनकाल के थोड़े समय के बाद ही यहाँ पर आभीरों का राज्य स्थापित हो गया था। ये बहुत समय तक टिक नहीं पाए, तो अल्पकाल में ये छोटा छोटा जो दौर है इसे आप देख रहे हैं। और तत्पश्चात आभीरों ने इन्हें यहाँ से खदेड़ दिया और क्षत्रप शासन पुनर्स्थापित हुआ। यहाँ आप देख लीजिए, देखिए आभीरों का राज्य स्थापित हो गया और उसके बाद उपर्युक्त सिक्के तथा अभिलेखों से मध्य प्रदेश के पूर्व गुप्त काल के इतिहास पर प्रकाश डालने में सहायता प्राप्त होती है। तो कुछ समय तक आभीरों ने यहाँ पर रूल किया और उसके बाद फिर से यहाँ जो क्षत्रप है वो अपना कब्जा पाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन उनका स्वरूप बदल जाता है। मतलब बात कुल मिलाकर मोटे तौर पे ये है कि ये जो पूरा मालवा वाला इलाका था यहाँ पे पहले ये जो छोटे छोटे क्षत्रप थे जो कि मूल राजवंश से अलग हुए थे ये रूल कर रहे थे, लेकिन उसके बाद यहाँ आभीरों का पूरा आक्रमण और कुछ समय के लिए कब्जा हो जाता है, लेकिन ये क्षणिक रहता है। फिर ये यहाँ से खदेड़ दिए जाते हैं और वापस यहाँ क्षत्रपों का वर्चस्व स्थापित होता है, लेकिन उनका स्वरूप बदल जाता है, उनकी प्रवृत्तियाँ बदल जाती। अब यहाँ से हमें पूर्व गुप्त काल का जो इतिहास है उसे जानने में सहयोग प्राप्त होता है। अब यहाँ पर राजा कुषाण का उल्लेख कर लेते हैं, मतलब कुषाण वंशीय जो शासक हैं उनका जिक्र प्राप्त कर लेते हैं। इसमें कनिष्क के अलावा जितने अन्य रूलर हैं उनके भी नाम हम देखेंगे। तो मध्य प्रदेश से कुषाणों का क्या संबंध हो सकता है, आइए देखते हैं। जब मध्य प्रदेश में सातवाहनों और जो शक क्षत्रप थे उनके बीच में संघर्ष चल रहा था, तो उस समय भारत पर उत्तर पश्चिम की ओर विदेशियों का एक नया हमला होता है और ये विदेशी पश्चिमी चीन में बसने वाली यूची जाति की 5 शाखाओं में से एक माने जाते थे। मतलब कुषाण जो थे, कुषाण वंशीय जितने भी रूलर थे ये मूल रूप से चाइनीज थे।
तो चीन कोई आज ही हमें नहीं सता रहा है, ये पहले से सता रहा था। उसके बाद देखिए कुईशांग, तथा ये इसका चीन में नाम था कुईशांग, मतलब वहाँ पे चिंग चोंग चूंग कहा जाता है, इस प्रकार से जो शब्द है उनका उल्लेख किया जाता है चाइनीज़। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो जो कुईशांग है ये कुषाण को ही कहा जाता था, मतलब यहाँ जब भारत में ये आते हैं तो इन्हें कुषाण कहा जाता है। और पहली शताब्दी ईसा पूर्व में इस जाति ने भारत में प्रवेश किया था। भारत में इनके प्रवेश करने का जो समय है उसे ध्यान दीजिएगा। कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा था कुजुल कटफिशस, मतलब संस्थापना यहीं से होती है। उसके बाद विम कटफिशस जो है ये और ज़्यादा प्रतापी होता है। और विम कटफिशस का सिक्का ये विदिशा से प्राप्त हुआ है। शहडोल में कुषाण शासकों के 757 जो सिक्के हैं उनका एक बड़ा समूह प्राप्त हुआ है, मतलब 757 सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो एक पूरा जो बंडल है वो यहाँ से प्राप्त हुआ है, ये शहडोल से प्राप्त हुआ है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद विम कटफिशस के भी 44 सिक्के इसमें शामिल हैं। लेकिन इन सिक्कों के आधार पर विम कटफिशस के साम्राज्य का विस्तार मध्य प्रदेश तक मान लिया जाए ये कहना कठिन है। देखिए सिक्कों का जब लेन देन होता है तो व्यापार में भी इसको लिया दिया जाता है, मतलब किसी वस्तु को खरीदा गया उसके बदले में मूल्य दिया गया। अब जो मूल्य लेने वाला व्यापारी है या व्यवसायी है वो कई सारे स्थानों पर घूमता टहलता रहता है, तो हो सकता है कि वो मध्य प्रदेश में आया हो और इस वजह से सिक्के यहाँ पर पाए गए हों, ऐसा हो सकता है। मतलब सिर्फ कुछ सिक्कों के पाने से आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि उस शासक का शासन यहाँ पर रहा होगा। यहाँ तक देखने के बाद अब आगे चलते हैं। तो यहाँ देखिए आगे ये कहा गया कि विम कटफिशस का उत्तराधिकारी कनिष्क प्रथम था, ठीक है। और अधिकांश विद्वान इसके राज्यारोहण की जो तिथि है उसको 78 ईस्वी मानते हैं, मतलब अधिकतर लोगों का यही मानना है कि कनिष्क का जो राज्याभिषेक है वो 78 ईस्वी में हुआ था और इसके द्वारा शक संवत की शुरुआत होती है। छत्तीसगढ़ में इसके सिक्के बिलासपुर जिले में स्थित जो झाझापुरी नाम का स्थान है वहां से प्राप्त हुए हैं। और शहडोल से प्राप्त जो कुषाण शासकों के सिक्कों की निधि है उसमें कनिष्क प्रथम के 324 सिक्के प्राप्त हुए हैं। इनकी संख्या कितनी है? 324। कनिष्क प्रथम का उत्तराधिकारी वासिष्क था। यहाँ पे सब जो आधा श है उससे चलते हैं। तो कनिष्क प्रथम का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? वासिष्क था, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और इसके शासनकाल का जो एक अभिलेख है वो मथुरा में और दूसरा सांची में प्राप्त हुआ है। पहले लेख की जो तिथि है वो 24 है और दूसरे की जो है वो 28 है। इस प्रकार से इसकी तिथियों का ब्यौरा भी प्राप्त होता है। वासिष्क के बाद जो अगला इसमें रूलर बनता है, मतलब कनिष्क के बाद वासिष्क, वासिष्क के बाद हुइष्क, यहाँ पे जो अगला शासक है वो कौन सा है? ये हुविष्क है और ये सिंहासन पर बैठता है और इसके अनेक सिक्के और अभिलेख प्राप्त होते हैं, जिससे कि ये ज्ञात होता है कि इसका साम्राज्य पश्चिम में काबुल, उत्तर में कश्मीर, पूर्व में मथुरा तक विस्तृत था। काफी बड़ा एरिया तक ये फैलाया हुआ था अपने साम्राज्य को। और उसके बाद आगे अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के एक बड़े भाग पर भी इसके साम्राज्य के विस्तार का पता लगता है, जैसे कि झाझापुरी, शहडोल, हरदा से प्राप्त उसके सिक्कों से यह ज्ञात होता है कि हुविष्क की तिथियां 26 से 60 तक की मिली है। इससे प्रकट होता है कि कम से कम 138 ईस्वी तक इसने राज्य किया था। मतलब एक मोटा मोटा अंदाजा लगाया जाता है कि 138 ईस्वी तक इसका शासन रहा था। इसके बाद आरा का जो क्षेत्र था वहां से प्राप्त एक अभिलेख में कनिष्क का उल्लेख प्राप्त होता है और इसकी तिथि जो है वो 41 है। अब यहाँ मतभेद का कारण यही है क्योंकि भिन्न भिन्न तिथियों की प्राप्ति होती है। अधिकांश विद्वान इसे कनिष्क द्वितीय मानते हैं। कनिष्क प्रथम जो था उसे शुरुआत में आपने देखा, कुछ विद्वानों का मानना है कि ये कनिष्क 2 था और हुविष्क के साथ इसने राज्य किया होगा। कनिष्क द्वितीय तथा कनिष्क तृतीय का एक सिक्का जो है ये होशंगाबाद जिले का जो हरदा नाम का स्थान है वहां से प्राप्त हुआ है। हुविष्क के बाद वासुदेव प्रथम ये कुषाण साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनता है और इसकी तिथियां 67 से 98 तक की मिलती हैं, जिससे कि यह जानकारी प्राप्त होती है कि कम से कम 176 ईस्वी तक इसने राज्य किया था। ये कुछ चीजें आप देख रहे हैं। इसी क्रम में आगे चलते हैं तो यहाँ देखिए जबलपुर जिले का जो तेवर है यानी प्राचीन त्रिपुरी नाम का जो स्थान है वहां से प्राप्त हुआ है। ये तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है, मतलब हुविष्क के बाद के जो रूलर हैं उनके भी तांबे के कॉइन्स मिले हैं। तो ये इलाका है जबलपुर जिला, वहीं से मिला है। इसके बाद यहाँ देख लीजिए प्रमाण जो है ये तेवर के निकट भेड़ा घाट से प्राप्त जो कुषाणकालीन 2 मूर्ति लेख हैं और निकटवर्ती घाट से प्राप्त जो कुषाणकालीन 2 मूर्ति लेख हैं उनसे प्राप्त हुआ है। गांधार कला की बौद्ध प्रतिमाएं भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। गांधार शैली को पूरा संरक्षण देने वाले कनिष्क शासक ही थे। इसके बाद वासुदेव प्रथम के उत्तराधिकारी कनिष्क तृतीय तथा वासुदेव द्वितीय होते हैं। ये उसके पुत्र या उसके उत्तराधिकारी होते हैं। मध्य प्रदेश के किसी भाग पर इन दोनों शासकों के अधिकार का कोई प्रमाण अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। मतलब इससे पीछे वाले प्रमाण तो दिखाई देते हैं, अधिकार के भले न दिखाई दे लेकिन सिक्कों की प्राप्ति होती रही है। लेकिन ये दोनों जो है यानी कनिष्क तृतीय और वासुदेव द्वितीय, इनका कोई उल्लेख यहाँ से नहीं प्राप्त होता है। वासुदेव द्वितीय इस वंश का अंतिम नरेश प्रतीत होता है, मतलब ऐसा माना जाता है। ये सब मानी हुई बात है, कुछ भी इसमें एकदम से एक्यूरेट नहीं है। तो इतिहास में कुछ भी परफेक्शन तो होता नहीं है, इसमें जितनी चीज़ों को हम देखते हैं वो पूर्वानुमान ही होती है। तो फिलहाल इसे देखा जाए इस वंश का जो अंतिम नरेश था वो वासुदेव द्वितीय था, ऐसा माना गया है। और उसके शासनकाल के बाद ये जो डायनेस्टी है ये पूरी तरह से लुप्त हो जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ बात कर लेते हैं नागवंश की। तो दूसरी शताब्दी ईस्वी का जो अंतिम चरण चल रहा था उसमें जब मध्य भारत के दक्षिणी क्षेत्र में राजनैतिक उथल पुथल चल रही थी, मतलब अस्थिरता आ गई थी, तो उस समय विदिशा ग्वालियर क्षेत्र में एक नए राजवंश का उदय होता है।
जैसे आप देखते हैं ना, गुप्त डायनेस्टी या मौर्य डायनेस्टी है, जब इसमें गिरावट आने लगती है, यानी जो मूल केंद्र है या केंद्रीकृत प्रशासन है वो कमजोर पड़ने लगता है, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे राजाओं की या बहुत सारे व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाएं सिर उठाती हैं और छोटे छोटे राज्यों का उदय होने लगता है। तो ठीक वही स्थिति यहाँ भी चल रही है। मतलब विदिशा ग्वालियर जो क्षेत्र है वहां पे एक नए राजवंश का उदय होता है और इसे नागवंश कहा जाता है। एक नागवंश आपने पौराणिक जो पीछे ब्यौरा था उसमें भी देखा है। कुषाण वंश के अंतिम नरेशों की जो कमजोरी थी उसका पूरा फायदा ये राजा उठाते हैं। मतलब आपने देखा कि कुषाण एक बड़े वंश के तौर पर उभरता है, चीन से ये लोग आते हैं और भारत का जो उत्तरी इलाका है उस पर पहले कब्जा करते हैं। उसके बाद इनके सिक्कों के प्रमाण ये मध्य प्रदेश वाले इलाकों से भी प्राप्त होते हैं। तो इसमें क्रम चलता रहता है और कनिष्क के बाद जितने भी रूलर होते हैं वो उतने योग्य सिद्ध नहीं होते, हालांकि उनका साम्राज्य फैला हुआ था और समय के साथ इनमें पतन होता है। और आपने पीछे देख रखा है यहाँ पर कि वासुदेव द्वितीय जो था ये इस वंश का अंतिम राजा माना जाता है, यानी कुषाण वंश का, तो उसका पतन हो जाता है। और उनकी कमजोरी, जो अंतिम राजा थे वो इतने मजबूत नहीं थे, मजबूत रहते तो इस वंश का पतन होता ही नहीं। तो यहाँ पर इनकी कमजोरी का फायदा उठाकर जो ये नागवंशी राजा है ये पूरी तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं और विदेशियों को भारत से खदेड़ने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विष्णु पुराण में पद्मावती, कांतिपुरी और मथुरा के 9 नाग शासकों का उल्लेख प्राप्त होता है। यहाँ आप ध्यान से देखिएगा। सिक्कों को आधार बनाकर जो जानकारी अभी तक मिली है उससे विद्वानों का यह मत है कि इस वंश की स्थापना विदिशा में हुई थी तथा कालांतर में यहीं से पद्मावती, कांतिपुरी और मथुरा में ये जाते हैं। मतलब पहले ये स्थापित कहाँ पर होते हैं? विदिशा में होते हैं और वहां से फिर इनकी जो शाखाएं हैं वो फैलने लगती। और अधिकांश विद्वान यह मानते हैं कि इन 3 स्थानों के नाग एक ही वंश से जुड़े हुए थे। मतलब पूरा जो नाग डायनेस्टी है वो एक ही थी, इनका पूरा जगह जगह ब्रांचेस थी, यानी शाखाएं थी। विद्वानों के हिसाब से नागवंश का संस्थापक वृषनाग था और 2री शताब्दी ईस्वी के अंतिम भाग में इसने विदिशा पर अपने वंश की स्थापना की थी। और उस समय का वृषनाग का एक सिक्का यहाँ से प्राप्त हुआ है, जिसके के आधार पर हम इस बात को कह रहे हैं, जिसे कि ग्वालियर पुरातत्व संग्रहालय में संरक्षित रखा गया है। और विदिशा नागवंश का एक महत्वपूर्ण गढ़ हुआ करता था, यहीं के ये मूल थे और यहीं से ये चारों ओर फैलते हैं। 1913-14 में बेसनगर उत्खनन में नागों के सिक्के मिले थे और आज भी यहाँ नागों के सिक्के अक्सर मिल जाते हैं। मतलब जो उत्खनन कार्य चलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले ही हुए थे अब बंद कर दिए गए हैं। जो खोजने का, इतिहास को जानने का क्रम है वो निरंतर चलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में सिक्के अब भी प्राप्त होते हैं। वृषनाग के बाद की अगर हम बात करें तो संभवतः भीमनाग का शासन हुआ उसके बाद, और ऐसा लगता है कि उसने अपनी राजधानी को विदिशा से पद्मावती स्थानांतरित किया। राजधानियों को ट्रांसफर करने का क्रम चलता है, तो कौन सा राजा कहाँ पर राजधानी को शिफ्ट करता है ये आपको जरूर पता होना चाहिए, इसे देख लीजिए। तो वृषनाग के बाद भीमनाग का रूल होता है और इसने अपनी राजधानी को संभवतः, यहाँ सब कुछ जो है वो प्रोबेबल है, विदिशा से पद्मावती स्थानांतरित किया। और उसके सभी जितने आगे के उत्तराधिकारी होते हैं, मतलब भीमनाग के आगे वाले, वो अपनी राजधानी को पद्मावती ही रखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसा कि उसके सभी उत्तराधिकारियों के सिक्कों की जो पवाया नाम की चीजें हैं उनसे जानकारी प्राप्त होती। पवाया का मतलब पद्मावती है। पवाया शब्द जो है ये पद्मावती के लिए यूज किया गया है। तो सिक्कों से जो सूचना प्राप्त होती है उसमें पवाया शब्द का उल्लेख है और राजधानी के लिए इसको काफी महिमा मंडित किया गया है। तो ऐसा माना गया है कि राजधानी इनकी परमानेंटली वही रहती। जायसवाल के हिसाब से इनका शासनकाल, मतलब ये इतिहासकार है, तो इनके हिसाब से शासनकाल जो है वो 210 से लेकर 230 ईस्वी के बीच का माना जाता है। ये इनका पूरा दौर है। विदिशा तथा पद्मावती के अतिरिक्त पुराणों के हिसाब से कांतिपुरी, यानी वर्तमान में इसे कुतवार कहा जाता है, यहाँ पर भी जो नाग राजा हुआ करते थे या नाग डायनेस्टी के व्यक्ति थे, उनकी एक राजधानी थी। और कुतवार से प्राप्त नाग शासकों के करीब 18,959 सिक्कों की एक बहुत बड़ी निधि प्राप्त हुई। इतने बड़े मात्रा में पुराने सिक्के प्राप्त होना ही अपने आप में बहुत विलक्षण बात है। ठीक है, 18,959 सिक्के प्राप्त हुए और कहाँ से प्राप्त हुए? कुतवार से प्राप्त हुए। तो इससे ये बात प्रमाणित होती है कि इतने बड़ी मात्रा में सिक्के ये व्यापार के उद्देश्य से नहीं लाए गए। इसका मतलब है कि यहाँ ये क्षेत्र रहा होगा। तो नागवंश का इतिहास आज भी अस्पष्ट है और इसमें और ज़्यादा शोध कार्य की अपेक्षा है, लेकिन जितनी जानकारियाँ प्राप्त हैं उतने को आपने यहाँ पर देखा। इतना देखने के बाद अब आगे चलते हैं। नागवंश को हमने देखा कि ये नेटिव लोग थे और अंत में इन्होंने जो यहाँ के लोकल लोग, विदेशी यहाँ पे लोकल क्षेत्रों पर कब्जा जमा कर बैठे हुए थे, उनको खदेड़ कर अपने साम्राज्य की स्थापना की और इनकी बहुत सारी शाखाएं अन्य भूभागों में भी फैल जाती हैं। इसके बाद आगे के हिस्सों को देखते हैं। तो यहाँ देखिए बोधि तथा मग वंश जो है इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ईसा की 2री और 3वीं शती जो है यानी शताब्दी की बात हो रही है। इसमें त्रिपुरी क्षेत्र यानी आधुनिक जो तेवर वाला इलाका है, जिला जबलपुर है, वहां पर बोधि वंश के राजाओं के शासन का जिक्र प्राप्त होता है। त्रिपुरी उत्खनन में इस राजवंश के 2 मृद जो मुद्रांकन है वो प्राप्त हुए हैं, यानी मिट्टी के जो मुद्रांकन है वो प्राप्त हुए हैं। और इनसे मतलब इस वंश के जो 4 शासक हैं उनकी जानकारी प्राप्त होती है। एक तो श्री बोधि है, यहाँ चारों रूलर्स के नाम दिए हैं। श्री बोधि है, वसु बोधि है, चंद्र बोधि है और शिव बोधि है, इनके नाम प्राप्त हुए हैं। और इस राजवंश के कुछ सिक्के जबलपुर के डॉक्टर महेश चंद्र चौबे के निजी संग्रह में भी संरक्षित हैं। कुछ इतिहासकार जो होते हैं उन्हें क्वाइन कलेक्शन का शौक होता है, तो वो पर्सनली भी इकट्ठा करके रखते हैं। हालांकि वो राष्ट्रीय महत्व का होगा तो उसे संग्रहालय में जमा करवाना भी पड़ता है। इसके बाद आगे चलते हैं। त्रिपुरी उत्खनन में प्राप्त एक मिट्टी की मुद्रा पर महासेन नाम के शासक का नाम अंकित प्राप्त होता है। महासेन 350 ईस्वी के लगभग त्रिपुरी क्षेत्र पर शासन करता रहा होगा।
ऐसा माना जाता है। और महासेन का बोधिवंश से कुछ कनेक्शन था अथवा नहीं, ये अज्ञात है। मतलब ये तत्कालीन या समकालीन तो कहा जा सकता है, लेकिन बोधिवंश से ये जुड़ा हुआ था ऐसा हम नहीं कह सकते, मतलब यहाँ दावे के साथ नहीं कह सकते। इसके बाद आगे चलते हैं। लगभग इसी समय जब ये सब घटनाक्रम चल रहा था, तो इसी समय मध्य प्रदेश का जो बघेलखंड वाला इलाका है, वहां पे मग वंश का रूल स्थापित होता है। ठीक है, और इस वंश का जो पहला शासक था वो भीमसेन था। मगवंश के प्रसिद्ध राजा के तौर पे अगर देखा जाए तो भद्रमग और शिवमग का नाम आता है। इनके साथ ही मगवंशी कई अन्य शासकों के जो सिक्के, मुहर, शिलालेख आदि हैं, वो कौशाम्बी और जो भटा वाला क्षेत्र है यानी बांधवगढ़ वाला इलाका, मतलब शहडोल जिले की बात हो रही है, वहां से प्राप्त हुए हैं। मगवंशी राजाओं ने कुषाणों के प्रतिरोध में विशेष कार्य को किया था, और इसी वजह से कुषाण सत्ता जो है ये महाकौशल क्षेत्र में स्थापित नहीं हो पाई थी। असल में इनका मूल नाम मग था और ये सूर्य उपासक माने जाते थे। तो ये जो मगवंशी राजा थे ये बहुत प्रतापी हुआ करते थे, और कुषाणों को इन्होंने यहाँ फटकने नहीं दिया। जैसे आप देखते हैं ना, स्कंदगुप्त जो है वो हूणों को भारत की सीमा से बाहर खदेड़ देता है। स्कंदगुप्त जब तक जीवित रहता है तब तक गुप्त साम्राज्य का जो पूरा बाहर का चौहद्दी रहता है उसमें हूण प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर पाते। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद जो बाद वाले सक्सेसर होते हैं वो उतने योग्य नहीं होते हैं, तब जाकर हूणों का भारत पर कब्जा होने लगता है। ये सब जानकारियां हमें जो स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख है उससे प्राप्त होती है। फिलहाल अब शुरू करते हैं, गुप्त काल स्टार्ट ही होने वाला है। यहाँ तक हमने स्कंदगुप्त के बारे में जो जिक्र सुना है उसका ब्यौरा आप आगे देखेंगे। ये जो गुप्त काल है इसमें दिखाई देगा। ये जो पीछे की चीजें थी इसमें हमने कुछ छोटे छोटे राजवंशों को देखा जिन्होंने कि कुषाणों को मध्य प्रदेश के इस पूरे इलाके में फैलने नहीं दिया। हालांकि सिक्के तो प्राप्त हुए हैं लेकिन शासन करने का कोई स्थायी प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ है। तो इसके पीछे रीजन यही था कि ये जो मग राजा थे, मतलब मगवंशी राजा थे, और इसके अलावा जो पीछे आपने देखा है कुछ और मतलब नागवंशी राजाओं के बारे में या इस प्रकार के साम्राज्यों के बारे में, ये सब यहाँ पे प्रतिरोध का काम कर रहे थे। स्थानीय राजवंश थे और चूंकि यहाँ के नेटिव थे तो इसलिए ज्यादा मजबूत भी थे, और इनकी मजबूती के आगे कुषाण यहाँ पे कमजोर पड़ जाते थे। तो इतना देखने के बाद इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। गुप्त काल पर चर्चा ये अगले एपिसोड में होगी, यानी अगले वीडियो लेक्चर में होगी। तब तक के लिए नमस्कार।